आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है बहुत ही जल्दी आपके रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जहां पर काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट आपकी निकली हैं। पिछले एक साल से जनवरी से हमने इस तरह की अपनी ये सीरीज शुरू की थी, जहां पर रेलवे फार्मासिस्ट में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में और जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनकी भी हमें ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके रिगार्डिंग हम बहुत सारे एमसीक्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं और आने वाले फ्यूचर में भी हम अपलोड करते रहेंगे। तो हम गारंटी देते हैं बच्चों, अगर सारे एमसीक्यू आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको अपने आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, क्योंकि काफ़ी सारा टॉपिक आपका इन्हीं एमसीक्यू से ही कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो हम आज भी आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पर कुछ और ऐसे एमसीक्यू आपसे डिस्कस करेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ समझाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट बाय इंड्यूसिंग लाइपोकॉटिन? इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि इंड्यूस, यानी देखिए किसी भी चीज़ के लेवल को बढ़ाना, राइज करना, उसको क्या कहा जाता है? इंड्यूस करना। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि राइज करती है लाइपोकॉटिन्स का लेवल? ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए, ये जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या तो टैबलेट्स की फॉर्म में या इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो एक तरह का प्रोटीन होता है। देखिए, लाइपोकॉटिन्स ये क्या है? एक फैमिली ऑफ प्रोटीन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। जितनी भी इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, उसको रेगुलेट यानी उसको कंट्रोल करने में लाइपोकॉटिन्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, लाइपोकॉटिन्स का लेवल जब बढ़ जाता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल की जाती हैं जितनी भी इन्फ्लामेशन, सूजन होती है बॉडी में, उनको रिड्यूस करने के लिए और इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं उनको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इस तरह के लाइपो या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को दिया जाता है। किस किस कंडीशन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को दिया जाता है? तो देखिए, एस्थमा, एलर्जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, स्किन कंडीशन जैसे एक्जिमा एंड सोरियासिस। तो इन सारी कंडीशंस में बहुत सारे आपने देखे होंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कॉर्टिसोल, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन, ट्रायामेसिलोन एंड बीटामिथासोन। तो इस ये देखिए, टैबलेट, इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, सभी चीज़ों की फॉर्म में इन तरह की जो मेडिकेशंस होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। काम क्या होता है? जो भी इन्फ्लामेशंस होती हैं उनको रिड्यूस करना हमारी बॉडी की। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, साइट ऑफ एडीएच एक्शन इज, ये एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म एडीएच होता है। तो इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एक्ट करता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कलेक्टिंग टिब्यूल्स। अब देखिए, ये पूरा ही हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनके थ्रू सारी ही फिल्ट्रेशन होती है वाटर की, जो भी हम अपनी बॉडी में लेते हैं। तो यहाँ पर होती है, देखिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसके बाद ये जो यहाँ पर आप नीचे का सेक्शन देख रहे हैं, लूप ऑफ हेनले होता है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो एडीएच का बेसिक साइट ऑफ एक्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट, और ये जो लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है तो ऑलमोस्ट इधर यहाँ के आसपास इसका मेन साइट ऑफ एक्शन होता है, जहाँ पर ये क्या करता है? देखिए, ये आपको ध्यान से सुनना है। ये एक्टिवेट कर देता है, एक तरह का V1 रिसेप्टर होता है, उसको ये एक्टिवेट करता है, जिसके कारण क्या होने लगता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है। देखिए, एडीएच किसी तरह की ड्रग नहीं है, ये एक हार्मोन है जो कि हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और इसका बेसिक काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो जितना भी हम वाटर हमने लिया है उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम होता है। जो भी एक्सेस वाटर होता है हमारी बॉडी का, जो कि यूरिन के थ्रू पास नहीं होना चाहिए, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, करने का काम करता है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन। यूरिन का आउटपुट डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब है कि एक हेल्दी वे में डिक्रीज करता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको यूरिन आता रहे, बार बार अर्ज होती रहे यूरिन की, तो वो किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए सही नहीं होता। तो यूरिन आउटपुट को डिक्रीज इन अ हेल्दी वे करने का काम करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। कंसंट्रेशन, प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है यूरिन की। एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड वगैरह है उसमें बैलेंस बना रहे और हमारा ब्लड प्रेशर एक कंट्रोल
कंट्रोल्ड वे में हमेशा मेंटेन रहे। तो ये सारे ही काम किए जाते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के जो द्वारा, जहाँ जिसका साइट ऑफ एक्शन है यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर। नेक्स्ट पूछ रहे देखिए 5-HT1B/1D रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि यूजफुल होते हैं माइग्रेन में, उनका आपसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन बी सल्मीट्रिप्टेन। अब देखिए माइग्रेन एक सीवियर हेडेक की कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पर पर्सन को हेड के एक ही साइड पे, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे बहुत ही ज़्यादा सीवियर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ सर दर्द की परेशानी होती है। और अगर इसके समय रहते इसके लिए दवाई नहीं ली गई तो पर्सन को नौशिया, वॉमिटिंग जैसी कंडीशन हो सकती है, कंसंट्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है इन तरह के एगोनिस्ट ड्रग, जिनका एग्जाम्पल आपने देखा सल्मीट्रिप्टेन। अभी और भी एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करेंगे। पहले देखिए अगर हम देखें कि ये जो रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं 5-HT1B/1D रिसेप्टर, ये अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ इनकी लोकेशन होती है। तो बॉडी के अलग अलग जो लोकेशंस होती हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड वेसल में होते हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम माइग्रेन की बात करें तो इनकी लोकेशन जो होती है ट्राइगेमिनल नर्व पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। यहाँ पर ये रिसेप्टर हम एज्यूम कर लेंगे कि ट्राइगेमिनल नर्व के रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के केस में। तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं 5-HT1B/1D रिसेप्टर जो कि ट्राइगेमिनल नर्व पे प्रेजेंट है। यहाँ ट्राइगेमिनल नर्व की जो भी ब्लड वेसल है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी वॉसो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। और जितनी भी पेन की ट्रांसमिशन जो भी नर्व ट्रांसमिट हो रही थी, पेन दर्द की सेंसेशन आ रही थी, उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिससे हेडेक में काफ़ी आराम मिलता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए सल्मीट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन, एल्मोट्रिप्टेन, ज़ोलमीट्रिप्टेन, फ्रोवोट्रिप्टेन, नेवर्ट्रिप्टेन एंड एलिट्रिप्टेन इसके एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर ये इनके ब्रांड नेम दिए गए हैं। तो इनमें से किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है आपसे मेबेंडाजोल एंड थाइबेंडाजोल ड्रग का, जो कि एक एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी की ड्रग है। तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन ए इंटरफेरेंस विद द माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस एंड असेंबली। सबसे पहले हम बात करेंगे मेबेंडाजोल एंड थाइबेंडाजोल की। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, वाइप वॉर्म एंड टेप वॉर्म, जिनको नीमेटोड्स भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, नीमेटोड्स का जहाँ भी जिक्र होगा आप समझ जाएंगे कि पैरासाइट्स की बात की जा रही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका अगर हम अच्छे से डिटेल में समझें तो ये क्या करते हैं, देखिए इन तरह की ड्रग जब किसी भी पर्सन ने ली जिसको इस तरह के वॉर्म्स जिसके बॉडी में है, तो ये क्या करेंगे ड्रग्स, ये बाइंड हो जाएंगी बीटा ट्यूबुलिन के साथ, जो कि एक प्रोटीन होता है, बहुत ही एसेंशियल प्रोटीन होता है इन तरह के पैरासाइट के माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल की अगर बात करें तो देखिए बच्चों कोई भी पैरासाइट होती है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी सेल का स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन बनाने के लिए, सेल का पूरा ही स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये ड्रग क्या किया, देखिए पर्सन ने ये ड्रग ली और ये ड्रग जो है ये बाइंड हो गई जाके माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, उस पैरासाइट की सेल के माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। अब इसने क्या कर दिया, ये माइक्रोट्यूब्यूल की पॉलीमराइजेशन देखिए आपस में जुड़ने नहीं देता, माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में एक साथ इकट्ठा नहीं होने देता। अगर ये इकट्ठा हो जाता है तो देखिए सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट ये इकट्ठा ही नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेल का स्ट्रक्चर बन ही नहीं पा रहा है, इस पैरासाइट की सेल का स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज अपटेक नहीं हो पा रही है इस पैरासाइट की सेल की, और एंड में जाके क्या हो जाता है, डिस्टर्प्टेड साइटोस्केलेटन, उस सेल का पूरा ही स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिस्टर्प्ट हो जाता है, और ये जो इस तरह के वॉर्म्स हैं ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसका पूरा ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए आइसोनियाजिड इज़ अ प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट। तो इससे सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं बच्चों। देखिए हम वीडियोस में डायरेक्टली आपको आंसर बताते हैं, बट आपको जब भी आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो सारे ही ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद अपने आंसर तक पहुंचना है। हमारे पास काफ़ी कम समय होता है वीडियो बनाने के दौरान, इसीलिए डायरेक्टली हम अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो देखिए आंसर इसका ऑप्शन ए, रिक्वायर पेरिडॉक्सिन सप्लीमेंट। अब देखिए आइसोनियाजिड
जैसे कि हमने देखा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को दी जाती है। तो मेक श्योर किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि इसके साथ पेरिडॉक्सिन यानी विटामिन B6 के सप्लीमेंट ज़रूर दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि जिन पर्सन को ये आइसोनियाज़िड दिया गया अलोन, उनकी बॉडी में इस तरह के विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गई, घट गया इसका कंसंट्रेशन पेशेंट की बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लिकेशन उनको फेस करनी पड़ी, जैसे पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी हमने देखी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी नर्वस सिस्टम डैमेज जैसी कंडीशन देखी गई, सीजर्स जैसी कंडीशन देखी गई इन पेशेंट्स में, और जो दूसरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो देखे गए। तो ये मेक श्योर किया जाता है कि इन दोनों को आपस में ऐसा कॉम्बिनेशन में दिया जाए इन दोनों ही ड्रग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्टार्टिंग मटेरियल पूछा जा रहा है एल्प्राजोलम सिंथेसिस के दौरान सबसे पहला मटेरियल क्या होता है इसमें से। तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी 2-amino-5-chloro-benzophenoone इसका स्टार्टिंग मटेरियल है। अगर हम देखें ये है इसका स्ट्रक्चर, अगर हम नंबरिंग इसको देंगे तो यहाँ से हम देंगे, देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 पे आप अमीनो देख रहे हैं, 5 पे आप क्लोरो देख रहे हैं, और ये बेंजोफिनोन ये पूरी ही रिंग है। तो इसका ये स्टार्टिंग मटेरियल है एल्प्राजोलम ड्रग के सिंथेसिस का। एल्प्राजोलम एक ऐसी ड्रग है जिसको दिया जाता है, बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है मॉडरेट टू सीवियर एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, और एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड है। अगर डिप्रेशन है पर्सन को और उसको एंजाइटी भी हो रही है साथ साथ, तो इस तरह की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। पूछ रहे देखिए अ मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज, स्पाइरोनोलैक्टोन का आपसे मेटाबोलाइट पूछा जा रहा है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी कैनरीनोन। ये बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही फेमस मेटाबोलाइट है जो कि है स्पाइरोनोलैक्टोन का। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, तो ध्यान से आप सारे ही क्वेश्चंस को देखें जो भी हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए कैनरीनोन जो है ये मेटाबोलाइट इसका है, और इसी की वजह से जो स्पाइरोनोलैक्टोन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो इसी मेटाबोलाइट की वजह से ही होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है अगर हम बात करें स्पाइरोनोलैक्टोन का, तो ये एक तरह ऐसी ड्रग है जिसको यूज़ किया जाता है एज अ डायरेटिक। डायरेटिक मतलब जो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होती है, यानी अगर कोई लिक्विड जो है वो जमा हो गया हमारी बॉडी में जिसके कारण से स्वेलिंग हो गई है जिसको एडिमा कहते हैं, तो उस फ्लूइड रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए ताकि बॉडी से लिक्विड बाहर निकल जाए, इस तरह की स्वेलिंग जो है उसमें आराम मिले, तो दिए जाते हैं इस तरह की स्पाइरोनोलैक्टोन। और देखिए कौन कौन सी कंडीशन, जैसे हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन, लिवर डिसीज जैसी कंडीशन, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब किडनी से बहुत ज़्यादा वाटर पास नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी से यूरिन बहुत ज़्यादा पास नहीं हो पा रहा है, बॉडी में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, तो इन तरह के कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है स्पाइरोनोलैक्टोन। देखिए आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज़ नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो देखिए ये जो मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं इनकी डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं, जिसमें से एक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है। कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए प्रीमैक्विन इफेक्टिव नहीं होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्ट्रेन के अगेंस्ट, और बाकी जो तीनों आप देख रहे हैं आर्टेमिसिनिन, क्विनिन एंड मेफ्लोक्विन ये इफेक्टिव होती है। प्रीमैक्विन देखिए टिपिकल ऐसी एक ड्रग है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के दौरान दी जाती है, इफेक्टिव होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवाले स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती हैं, बट प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं होती हैं। और कौन कौन सी ड्रग है जो कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, तो उनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मलेरिया में क्लोरोक्विन, ये देखिए क्लोरोक्विन को देखा गया कि एक तरह का ये रेजिस्टेंट डेवलप कर रही है। रेजिस्टेंट मतलब पर्सन की बॉडी में ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं शो कर रही है ये, जो पर्सन इन्फेक्ट हुए हैं किससे, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्ट्रेन से। तो क्लोरोक्विन हमने देखी, हाइड्रोक्लोरोक्विन एंड क्विनिन, ये तीनों ही जो ड्रग्स हैं ये भी इफेक्टिव नहीं होती हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्ट्रेन के अगेंस्ट। क्विनिन के केस में देखिए क्विनिन आज अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, बट एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं दिया जाता है क्विनिन। आर्टेमिसिनिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एज अ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह के प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम स्ट्रेन के अगेंस्ट, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर है इसका ऑप्शन बी इंसुलिन। अब देखिए बाकी अगर इंसुलिन एक्ट नहीं करती है तो बाकी एपिनेफ्रिन आप देख रहे हैं, डोपामिन,
TSH, ये तीनों ही एक्ट करती हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे। और इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये एक्ट करती है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे। देखिए बच्चों, फार्माकोडायनामिक्स का पूरा ही चैप्टर हमने अपने फार्माकोलॉजी में अपलोड किया है, जहाँ सारा ही कुछ हमने बताया इन सभी रिसेप्टर्स के बारे में। तो यहाँ आई बटन पे क्लिक जब आप करेंगे तो उस लेक्चर पे आप पहुँच जाएंगे, और प्लीज़ वो जाके ज़रूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे फार्माकोडायनामिक्स में से भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ब्रीफली हम बता देंगे आपको क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इंसुलिन देखिए जब एक्ट करती है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे, तो ये बेसिकली क्या करती है, इसकी फॉस्फोराइलेशन कर देती है, जिसकी वजह से एक तरह का मीडिएटर जो है ये इससे सेपरेट हो जाता है, और अपना जो भी रिस्पॉन्स होता है ये प्रोड्यूस करते हैं इस तरह के रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। और देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिसेप्टर है, जहाँ पर जब भी कोई ड्रग इससे बाइंड होती है तो एक तरह के इसकी 3 सब यूनिट होती है, अल्फा बीटा गामा। उनमें एक तरह के कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। और बाकी हमने और भी देखेंगे आप उस लेक्चर में, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स का क्या काम होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर का क्या काम होता है, तो प्लीज़ वो जाके आप ज़रूर देखें। और जो दूसरे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्ट करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे, वो हैं ग्लूकागॉन। अब देखिए इंसुलिन का ही जो अपोजिट होता है ग्लूकागॉन, तो वो एक्ट करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको ACTH कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो एक्ट करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे। क्वेश्चन हम देखेंगे, पूछ रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का आपसे एग्जांपल पूछा जा रहा है। आंसर इसका ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि क्या होते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो ये एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिब्रिनोलाइटिक का मतलब है फिब्रिन को तोड़ने का जो काम होता है वो किया जाता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स के द्वारा। अब फिब्रिन क्या होते हैं, फिब्रिन एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, जो ये ब्लड क्लॉट बनाते हैं। जब भी कहीं चोट लग जाती है तो हमारा खून जो है थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, क्योंकि इस तरह के फिब्रिन क्लॉट बन जाते हैं उसके ऊपर। तो अब देखिए ये क्लॉट बेनिफिशियल तो होते हैं हमारे लिए जब हमें चोट लग जाती है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे इस्केमिक शॉक्स, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह के ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा होता है, तो दिए जाते हैं इन तरह के प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं प्लाज्मिनोजिन को, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लाज्मिन क्या है बच्चों, ये आपको याद रखना है, सेरेन प्रोटीएज है। प्रोटीएज का नाम जहाँ भी आ गया आप समझ जाएंगे, प्रोटीन को तोड़ने का काम करने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं उनको प्रोटीएज कहते हैं। तो ये प्लाज्मिन क्या करता है, आप देखिए प्लाज्मिन तोड़ देता है इन तरह के ब्लड क्लॉट्स को, इन तरह के फिब्रिन्स जो है इसको ब्रेक करने का काम करते हैं, जिसके कारण क्लॉट्स डिसॉल्व हो जाए और ब्लड ईजिली फ्लो हो पाए जो भी पर्सन है उसकी बॉडी में जिसको इस तरह की कंडीशंस हैं। तो हमने देखा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। और इस बार तो एक सीट अपनी पक्की करनी है रेलवे एग्जामिनेशन में, तो इसी आशा के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। और कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।